यू ऑल CGL का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड आई नो आप लोगों ने ढेर सारी वीडियो नोटिफिकेशन की जानकारी जानने के लिए देख ली होगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ दो कंसर्न के ऊपर बात करूंगी जो मैक्सिमम लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है उसके ऊपर। पहला कि क्या सेक्शनल कट ऑफ आई है CGL में। इसका क्लियर आंसर है नहीं। जैसा लास्ट ईयर था तक था वैसा ही सब कुछ है, इसके अलावा कोई खास चेंजेस नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ जो कि मैंने भी किसी वीडियो से ही समझा है। सो बेसिकली यहाँ पे मामला ऐसा है कि हमारे दो पेपर होते हैं Tier 1 एंड Tier 2। सो हमने हमेशा से देखा है कि मतलब Tier 1 में आपको ओवरऑल, ये नहीं है कि सेक्शनल मैथ्स में अलग, रीजनिंग में अलग, इंग्लिश में अलग, नहीं, ओवरऑल आपको 30% मिनिमम लेके आना है। हमारा पेपर होता है 200 नंबर का, यानी इसमें से हमें 60 नंबर लाने हैं और ऑब्वियसली हम 60 नंबर तो लेके आएंगे ना अगर किसी को कट ऑफ क्लियर करनी है। तो कोई ऐसा खास चेंज नहीं है, ये हर साल से था ही, ये मिनिमम एक क्वालिफाइंग मार्क्स था और जो कि Tier 1 में ऐसा था पहले भी। अब बात करते हैं Tier 2 की, तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन ये हो गई, वहाँ पे लिखा था पेपर 1 एंड सेक्शनल। मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा कि Tier 1 में, बट मैंने वहाँ पे बोला नहीं था, बट मेरे को लगा यही था कि पेपर 1 में ही सेक्शनल कट ऑफ आ गई है एंड मतलब Tier 1 में। बट फिर बहुत ज़्यादा वीडियो वगैरह सर्च करने के बाद आई गेट टू नो एंड जो मुझे समझ आया वो पूरा क्लियर आपको बता रही हूँ, जो कि सच है, सही है। Tier 2 में बहुत सारे पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है जिसमें आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 होता है, ठीक है। इसके अलावा बाकी भी पेपर होते हैं, जैसे कि पेपर 2 होता है आपका JSO का, और इसमें जो सेक्शन 3 होता है ना वो आपका कंप्यूटर का होता है। फिर जो पेपर 2 और 3 होता है वो स्टैटिक्स का या फिर अकाउंट वगैरह का होता है, AAO या फिर JSO वाला, तो वो अलग है। आपको इस वाले में बोला था कि आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है, यानी सेक्शन 1 में भी आपको 30% लेके आना है, यानी सेक्शन 1 आपका 180 नंबर का होता है जिसमें मैथ्स रीजनिंग दोनों इंक्लूडेड है। हाँ, दोनों की सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग, सेक्शनल टाइमिंग अलग अलग है, 30 मिनट अलग मिलेंगे, 30 मिनट अलग मिलेंगे, लेकिन जो इनकी कट ऑफ है ना वो 180 में से ही 30% यानी कि 60 मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है सेक्शन 1 में, जो कि ऑब्वियसली थी ही, पहले भी थी, लास्ट ईयर भी थी ये, बट इस बार थोड़ा सा टेंशन लोगों को हो गई। Tier 2 में भी सेम आपका 210 नंबर का पेपर है, तो उस अकॉर्डिंग आपको 30% लेके आना है। तो आप कितना लेके आओगे? 63 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन 3 में भी आपका वही सेम वही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, ये सिर्फ मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं है, आपकी कट ऑफ नहीं है, आपकी कट ऑफ अलग से निकलेगी क्वालिफाइंग के लिए। जिसको एग्जाम क्लियर करना है वो तो निकले हुई है, मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इतना मामला है सेक्शनल कट ऑफ का और कोई टेंशन की बात नहीं है। जो मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी, आई थिंक आप लोगों की अभी सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, रियल कंसर्न क्या है, वो सेक्शनल टाइमिंग, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग की वजह से मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ एंड अब थोड़ी सी चीज़ें चेंज शायद हमें करनी पड़ेगी एंड इसका एक ही सोल्यूशन है कि वो है हमारा प्रैक्टिस करना। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें हो पाएगी। प्रैक्टिस दो ही चीज़ों से होने वाली है, एक है आपकी PYQ बुक एंड दूसरी है आपकी मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट यू कैन गो विद दी ऑलीबोर्ड के साथ आप जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टेक्स्ट बुक है, अदर भी प्लेटफॉर्म्स है। ऑलीबोर्ड मैं इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि देखो बेसिकली मुझे Tier 2 के ऑलीबोर्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, टॉपर्स भी इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे बड़ा यही कंसर्न है क्योंकि देखो ये बहुत रेलेवेंट है। मुझे रेलेवेंट पता है क्यों लगता है, कभी इनके मॉक मुझे आज तक ऐसा नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा टफ बना दिए या बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया। हाँ, ये एक चीज़ करते हैं कि मैथ्स में या फिर रीजनिंग में ना, रीजनिंग में स्पेशली अगर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन टफ आने हैं तो ये 3-4 या फिर 5-6 डाल देंगे, जो कि मुझे अच्छा ही लगता है कि हम पहले से प्रिपेयर रह जाते हैं उस टाइम के लिए, उस सिचुएशन के लिए। रेलेवेंट बिल्कुल रहता है इनका पेपर, उसमें कोई दोहराई नहीं है। इनका मुझे सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल अच्छा लगता है क्योंकि मेंस एग्जाम में ना अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखोगे तो वो सब्जेक्ट वाइज हमें मार्क्स या फिर वगैरह नहीं देते, लेकिन इनका सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल हमेशा आता है, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प करता है कि हाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना, मतलब इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर मेरे मार्क्स कम आए ना तो मेरी परसेंटाइल अच्छी है, इसका मतलब ये पेपर ही टफ था या कुछ भी, मुझे उससे बहुत क्लैरिटी रहती है, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है। इनके सोल्यूशन ऐसे एरे गहरे नहीं होते, एकदम करेक्ट होते हैं, मतलब जो शॉर्ट सोल्यूशन जो आप एग्जाम में यूज़ कर सको अच्छे से एक्सप्लेन। तो मुझे इसलिए ऑलीवुड पसंद है क्योंकि मॉक टेस्ट ऐप का मतलब सिर्फ मॉक टेस्ट ऐप मतलब मॉक टेस्ट देना नहीं होता, उसका प्रॉपर एनालिसिस करने में भी जो आपका हेल्प करे ना, वही असली प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव, इसका मुझे लगा ये कॉस्टली है, बाकी प्लेटफॉर्म के मुकाबले सही में कॉस्टली। लेकिन अगर आप इसको एक ना, इनके हमेशा सेल ही चलती रहती है, हमेशा, मतलब मैंने कभी आज तक देखा सेल नहीं चल रही हो, तो आप ऐसा कर सकते हो 10-15 दिन इसको गौर करना कि कब सबसे मिनिमम लग रहा है आपको प्राइस, अब तब आप परचेज कर लेना, क्योंकि हर दिन इनके कोड चेंज होते रहते हैं एंड हमेशा, मैंने तो हमेशा सेल में लिए, मुझे तो काफ़ी सस्ते में पड़ गया हमेशा ही। तो जब कॉस्टली होता है तो मैं नहीं लेती, मैं हमेशा सेल का वेट करती हूँ एंड मैं उस समय ले लेती हूँ उसको। तो आप ये एक चीज़ कर सकते हो और इसके अलावा ऑलीवुड में कोई भी कमी नहीं है, आपको मॉक भी अच्छे खासे नंबर में मिलेंगे। स्पेशली मैं Tier 2 के लिए ऑलीवुड सजेस्ट करूँगी क्योंकि आप अभी से ही Tier 2 के भी मॉक लगाने शुरू करना अगर आपका पहले कभी Tier 2 के लिए रह गया तो। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है PYQ बुक, जिसमें आप ओसवाल की बुक यूज़ कर सकते हो, SSC की। मैंने कई बार आप लोगों के साथ शेयर करी है। द बुक कंटेंट PYQ एंड इसके अलावा पूरा रेलेवेंट कंटेंट है, मतलब आपको
मिनिमम कंटेंट में मैक्सिमम प्रैक्टिस लेके जानी है, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो एंड प्रॉपर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो। तो आप ये बुक देख सकते हैं, इसमें प्रॉपर सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, एग्जाम वाइज है। सोल्यूशन मुझे इनके साथ अच्छे लगते हैं क्योंकि कई कई क्वेश्चन में ना 2-3 तरह के सोल्यूशन है, लाइक बेसिक बताया गया है, फिर 2-3 शॉर्ट ट्रिक बताई गई है, क्योंकि उस समय एग्जाम में यू डोंट नो आपको कौन सा ट्रिक याद आए, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, हर एक क्वेश्चन टाइप पे डिपेंड करता है कि कौन सा सोल्यूशन हमें एग्जाम में यूज़ करना है, ठीक है। किसी के लिए कोई सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाता है, किसी क्वेश्चन के लिए कोई सोल्यूशन ईजी पड़ जाता है, तो वो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे सब कुछ मेंशन है। मुझे उनकी जीके की बुक बहुत ज़्यादा सच में अच्छी लगती है। इसका आप देखोगे चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रखा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर फ्री बुक है। तो इस बुक के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। आप एसएससी के लिए इसको अगर सर्च करो तो आप इस बुक के साथ डेफिनेटली जा सकते। इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। साथ में अगर आप मेरा कूपन कोड प्रीति10 लगाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कर लेते हैं कि बेसिकली किस सब्जेक्ट में हमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है सेक्शनल टाइमिंग से। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी, जैसे इंग्लिश के लिए क्या ये चेंजेस पॉजिटिव है नेगेटिव है? मेरे अकॉर्डिंग दोनों ही है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि टाइम का इतना कोई बड़ा टेंशन नहीं है इंग्लिश में। नेगेटिव बस 2 रीज़न से, एक कि अगर पैसेज या फिर रीडिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ आ गया तो एक हो सकता है नेगेटिव। दूसरा जो मेरे साथ जनरली होता है, ओवर थिंकिंग। मेरे साथ जनरली ये होता है कि अगर कम टाइम होगा तो शायद मैं बेटर परफॉर्मेंस कर पाऊंगी, आप मुझे ज़्यादा टाइम दे दोगे तो शायद मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए, जस्ट बिकॉज मैं ओवर थिंक करती हूँ हर एक क्वेश्चन पे, एंड वो चीज़ को फिर मैं नेगेटिव कर देती हूँ और मेरे मार्क्स ज़्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं, रॉन्ग ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये है कि टाइम अगर एक्स्ट्रा बचेगा मेरे पास, जो कि टीयर 2 में तो डेफिनेटली नहीं बचेगा, एंड 1 में भी मे बी 2-3 मिनट ही बचेगा, तो ज़्यादा नेगेटिव की तरफ तो नहीं है, लेकिन पॉजिटिव वो कह सकते हैं बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं हम जीके की तरफ। जीके ओवरऑल पॉजिटिव ही है जीके में, क्योंकि हमें टाइमिंग की ऐसे कोई खास ज़रूरत नहीं थी एंड मिल गई है। तो उससे बेनिफिट ये है कि आजकल क्वेश्चन काफ़ी बड़े आने लगे स्टेटमेंट वाले, तो उनमें ना मैं जल्दी पढ़ के भगा देती थी, बट अब मेरे पास टाइम रहेगा तो अब मैं उनको सोचूंगी, ध्यान से पढ़ूंगी, तो पॉजिटिव ही है। नेगेटिव से वही ओवर थिंकिंग वाले केस की वजह से कि मेरे पास क्या होता है कि मेरा मतलब मुश्किल से मैं कितना भी करूँ 8-9 मिनट में ख़त्म ही हो जाता है जीके, तो बाकी 6 मिनट अब करेंगे क्या, हम देखेंगे जो मैंने मार्क किया है, जो क्वेश्चन रह गए, और फिर हम उन पे काम करेंगे और फिर वो नेगेटिव में चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वे है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो रीजनिंग में भी अगेन वही है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो रीजनिंग में मेरे अकॉर्डिंग पॉजिटिव ही है। रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, 15 मिनट बहुत ज़्यादा उल्टा मिल गया है, ठीक है। अगर पेपर जब तक टफ ना है और हमारी स्पीड अच्छी ना हो, रीजनिंग में स्पीड अच्छी है तो 15 मिनट कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैथ्स के लिए नेगेटिव ही लग रहा है मुझे, क्योंकि प्रॉपरली मैथ्स में आई थिंक कि 15 में 25 क्वेश्चन करना इज़ नॉट इम्पॉसिबल, बट येस इज़ डिफिकल्ट। यहाँ पे एज वही लेके जाएगा जिसकी मैथ्स में स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है। तो पहले ऐसा था कि मैथ्स में चाहे आपकी स्पीड कैसे भी हो, आपके पास टाइम होता था, करना और ना करने वाला सीन था, है ना। टाइम तो तब भी थी टाइम लिमिट, लेकिन एक ज़्यादा थी, तो करना और ना करने वाला सीन था। किसी को बहुत तेज कर भी ले तो भी कोई मतलब नहीं, ज़्यादा इसने किसी ने स्लो कर लिया तब भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास आराम से 25 मिनट बचा ही लेता था मैथ्स के लिए। मैं भी जनरली 25 से 27-30 मिनट भी कई बार बचा लेती थी मैथ्स के लिए, बट नाउ मेरे लिए रियल कंसर्न है। तो इसमें एक ही सोल्यूशन है, वो है आपका प्रैक्टिस करना। एंड पॉजिटिव थोड़ा सा ये है कि उन लोगों के लिए बेनिफिट है जिनकी स्पीड ऑलरेडी अच्छी है। तो मैं यही इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाह रही थी, एंड दैट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।